लर्न विद अमीन चैनल पे आप सबका स्वागत है, खुशामदीद। इस वीडियो में हम लोग तेलंगाना ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। ये स्कॉलरशिप अमाउंट जो है बहुत ही बढ़िया है और अगर आप इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में मास्टर्स या पीएचडी करना चाह रहे तो ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है उस बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग ये वीडियो देखना शुरू कर दिए तो अंत तक देखो और आजिश देखो। कई को बोल तो इसकी डेडलाइन जो है बहुत ही कम टाइम में है, तो जल्द से जल्द ये वीडियो खत्म करो, प्रोसेस को समझ लो और उसके बाद जो है प्रोसेस करना शुरू कर दो और ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दो। क्योंकि एक बार अपने को ये स्कॉलरशिप आ गई तो कम से कम जो है 20 लाख रुपए मिलते आपको। तो आप पढ़ने जब बाहर आते आपको पार्ट टाइम जॉब में भी कम आवर्स जॉब करने की जरूरत रहती, आपके पेरेंट्स को भी सहूलत हो जाती, आपको भी सहूलत हो जाती, आराम से मास्टर्स कर ले सकते। मास्टर्स के बाद तो अपन जॉब अप्लाई कर दें, तो मास्टर्स के दौरान जो है तकलीफ कम होना बोले तो ये स्कॉलरशिप्स को अपन अप्लाई कर देने का रहता। ठीक है, और कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख दो और मैं अपने टाइम के हिसाब से आप लोगों को आंसर करता हूँ। और इसके साथ साथ प्लीज जो है ये वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, फ्री है पूरा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ साथ अपने चैनल पे जो है दूसरे वीडियोस भी है, जैसे अगर आप यूरोप में पढ़ने जाना चाह रहे फुल स्कॉलरशिप पे तो उसका वीडियो है, कैसा अप्लाई करना क्या करना वो सब है। और अगर आप गल्फ में पढ़ना चाह रहे तो उसके बारे में भी है, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में। और यूएस के बारे में भी मैं काफ़ी वीडियोस डालते रहता हूँ, कनाडा के बारे में भी डालते रहता हूँ। तो जो है सब्सक्राइब कर लो पहले चैनल को। चलो अब शुरू करेंगे। ये वीडियो में हम लोग जो है सो तेलंगाना ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए कैसा अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप बाहर पढ़ने के लिए आ रहे, बाहर मतलब इंडिया से बाहर फॉरेन में पढ़ने अगर आ रहे, तो अगर पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं तो ये स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से रिलीजियस बिलीफ से है, तो उसके हिसाब से अप्लाई करने का रहता। तो पहले हम लोग वेबसाइट देख लेंगे। तो वो वेबसाइट का नाम है telangana.cgg.gov.in/overseaslinks.do। ये वेबसाइट है, इस पे अपन क्लिक करते कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज निकलते। एक जो है एससी डेवलपमेंट के लिए है, एक एसटी वेलफेयर के लिए है, और एक जो है माइनॉरिटीज़ के लिए है, और एक जो है बीसी और ईबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप जो कैटेगरी में फॉल करते उसके हिसाब से आपको अप्लाई करने का रहता। अभी देखो ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ की डेडलाइन बहुत करीब में है, जो 31 दिसंबर को है। और वैसे भी जो है मेरा जो जूनियर कांटेक्ट मुझे करा था वो इसी स्कॉलरशिप के सिलसिले में करा था, तो मैं इसी स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। बाकी के स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा, मगर धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड करूंगा। ओके, तो इसमें बेसिकली अपन गाइडलाइंस देख लेने का रहता, अपन एलिजिबल है या नहीं। तो ये जो स्कॉलरशिप है पहले नहीं थी, अपना केसीआर तेलंगाना फॉर्म करे जब से ये स्कॉलरशिप है। अभी अगर आप लोग पढ़ने के बारे में सोच रहे तो अपनी फैमिली पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल के ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। और ये स्कॉलरशिप थोड़ा टाइम लगाती आने के लिए। जो भी जिनको भी ये स्कॉलरशिप आए उन लोग बताए कि जो है थोड़ा टाइम लगाती, मगर अपन अप्लाई कर दे के बाहर चले आना, उसके बाद जो है वो अप्रूव होने के बाद अपने अकाउंट में आ जाती। तो पहले अपन गाइडलाइंस देख लेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी जाके देखेंगे क्या क्या अप्लाई करने का रहता, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपन देने का रहता, क्या प्रोसीजर है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो अपन इनकम क्राइटेरिया अगर ले रहे तो अपनी फैमिली की जो इनकम है वो 5 लाख पर ईयर से कम अगर रही तो अपन एलिजिबल होते। तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ता, और वो इनकम सर्टिफिकेट
मी सेवा से या फिर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेने का रहता। और सारे कंट्रीज़ एलिजिबल नहीं है, मतलब जो कंट्रीज़ ये लोग बोल रहे कि वहाँ पर गए तो एलिजिबल है वो इस कंट्रीज़ रहते। अब जैसे कि अपन यूएई पढ़ने के वास्ते जा रहे समझो, फॉर एग्जाम्पल के वास्ते बोल दे रहा हूँ, तो वो कंट्री एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, तो बेकार में कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंट्रीज़ जो एलिजिबल है उसमें अगर आप पढ़ने जा रहे तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती, नहीं तो नहीं मिलती। ठीक है, तो यूएसए जा रहे या फिर यूके जा रहे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे, कनाडा जा रहे, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस और साउथ कोरिया। तो ये देखो पहले 5 कंट्रीज से शुरू हुआ था, अब तो इतने सारे कंट्रीज़ हैं। तो ये कंट्रीज़ में से आप कहीं पर भी पढ़ने जा रहे, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। तो बेसिकली वही तो है ना, मतलब जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो अपने लोग जो है ऑस्ट्रेलिया को जाते, या तो अपने लोग जो है ज़्यादा तादाद में कनाडा को जाते, या फिर यूएसए को जाते, यूके को जाते। तो वो ऑलरेडी है, सिंगापुर, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज़ भी है। तो अगर जा रहे तो ये कंट्रीज़ को जाना बोल के डिसाइड कर लो भाई। कई को बोले तो अपने को सहूलत भी रहती है, हमारे को सपोर्ट भी है ये स्कॉलरशिप का। तो ये कंट्रीज इच सोच लो पहले। तो स्कॉलरशिप कितने की रहती? स्कॉलरशिप देखो 20 लाख की रहती, और सब 20 लाख एक साथ नहीं मिलते। आपको हर सेमेस्टर में अपना प्रोग्रेस दिखाने का रहता, और अच्छे ग्रेड्स हम ला रहे, हम फेल नहीं हो रहे बोल के अगर दिखाए तो 5-5 लाख करके जो है हमारे को स्कॉलरशिप मिलती। ओके, उसके साथ साथ जो भी आपकी इकोनॉमी टिकट है इंडिया से यूएस को, अगर आप यूएस को पढ़ने आ रहे तो वो टिकट के पैसे भी आपको जो है वापस कर देते हैं। और इकोनॉमी टिकट वापस करते मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सुना, 60,000 अगर टिकट रहे तो 60,000 तक ही वापस करते बोल के मैं सुना। तो अगर आप 1,20,000 की टिकट बुक करें तो भी 60,000 तक देते बोल के मेरे को मालूम। मगर फिर भी अगर ये साल कुछ चेंजेस हुए तो पता नहीं। और वैसे भी जो है अपन इकोनॉमी टिकट बोले तो 60,000 तक मिल जाती, और जैसा ये बोल रहे 1 वे की है, वापसी की फ़्लाइट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे कि एक फैमिली से एक ही चाइल्ड एलिजिबल है। तो अपन अगर 5-6 जने हैं फैमिली में बच्चे, तो भी एक ही बच्चा जो है फैमिली का एलिजिबल है। और अगर आप सबसे बड़े भाई हैं तो पहले अपन ये स्कॉलरशिप ले लेके आगे, तो उसके बाद अपने छोटे भाइयों को भी हेल्प करना पढ़ने के लिए आगे बोले। ऐसा बोल रहे चीफ मिनिस्टर साहब, बोल रहे हमारे को। और एलिजिबिलिटी देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है कि अपने को जो है बैचलर्स में 60% आना, और जो है अपने को GRE, GMAT और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहना। तो अपने बच्चे क्या कर रहे बोले तो कोविड के बाद थोड़े US के यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के सारे यूनिवर्सिटीज़ GRE मैंडेटरी नहीं रखे। ओके, और कोई यूनिवर्सिटी IELTS भी ज़रूरत नहीं है भाई, बस आप जो है इंग्लिश में पढ़ाई करें, बैचलर्स बोल के दिखा दिए तो एडमिशन दे दे रहे। और अपने बच्चे भी क्या कर रहे बोले तो कई को देना GRE, कई को देना IELTS बोल के जो है नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं चलेगा। अपन क्या करना बोल तो GRE एग्ज़ाम भी देना भाई, IELTS एग्ज़ाम भी देना। वो जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के साथ साथ जो है आपको ये स्कॉलरशिप के लिए हेल्प करेंगे। और स्कॉलरशिप मामूली बात नहीं है, 20 लाख की स्कॉलरशिप है। तो पक्का इरादा कर लो कि GRE भी देना है, IELTS भी देना है, उसके बाद अपन स्कॉलरशिप भी अप्लाई करना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लेना है। तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से है। और मेरे को जो है ये वीडियो के नीचे कमेंट नक्को डालो कि जो है GRE में नहीं लिखा फिर भी मिलती क्या स्कॉलरशिप, IELTS में नहीं लिखा फिर भी मिलती क्या स्कॉलरशिप। देखो भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर बोल दिया GRE भी रहना, IELTS भी रहना। IELTS की जगह पे TOEFL रहे तो भी चलता है, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोल के बोल रहा। तो जो भी अपने को देने का है दे दिए, और वो 2 भी हमारे को लगाने का रहता। ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं लगाने का रहे तो क्या रहता बोले तो अपन माइनॉरिटी ऑफिस को जाके हार्ड कॉपी सबमिट करने का रहता, या तो खुद से सबमिट करने का रहता, या तो फैमिली से किसी को भेजना पड़ता। अगर हम ऑलरेडी
यूएस को निकल गए पढ़ने के लिए, तो अपनी फैमिली को बोल के उन्ना से सबमिट करा सकते। या फिर अगर तुम्हारी जो इनटेक है वो नेक्स्ट ईयर अगस्त की है, तुम इंडिया में है और अप्लाई कर दे रहे, तो जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद फिर खुद से जाके फ्लाइट में बैठने से पहले पूरे जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का रहता माइनॉरिटी ऑफिस में, जो भी शहर से आप है, ठीक है, तेलंगाना के कौन से भी शहर से है, कौन से भी मंडल के हैं, कौन से भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, सब जगह की अलग अलग माइनॉरिटी ऑफिस रहती है, उसमें जाके जो है सबमिट करने का रहता। तो अब देखो अपन पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में देख लेंगे। ओके, यहाँ पर अपने को गवर्नमेंट ऑर्डर भी है, देखो तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर 24 है और ये गवर्नमेंट ऑर्डर 23 है। और ज़्यादा आपको डिटेल्स अगर जानने का है तो इसमें देख ले सकते हैं बेसिकली गाइडलाइंस क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा कि पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे भी बोल रहा, देखो रिक्वायरमेंट्स टोफेल तो भी देना, या फिर आईएलटीएस जीआरई तो भी देना, या जीमैट तो भी देना, और अपने को जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलके रहना और वैलिड पासपोर्ट रहना बोल रहा। और द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर ओन एफर्ट्स इन सीकिंग एडमिशन, मतलब हम कोशिश करते रहना अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बोल के। और वैसे ये जो वीडियो है मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है। अब दूसरे अगर स्कॉलरशिप्स के बारे में जब मैं बनाऊँगा तो तेलुगु में बनाऊँगा, ठीक है। और जो है इन्ना बोल रहे कि जो भी बंदा सेलेक्ट हुआ स्कॉलरशिप के लिए उन्हें जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता। ओके, अगर नई एडमिशन लिया बोलते ये अवार्ड कैंसिल हो जाता, ये अपन जो है सेमेस्टर डिफर करा लेंगे बोलते ऐसा नहीं चलता, 1 साल के अंदर अंदर अपन जाके जो है एडमिशन लेने का रहता। और यहाँ पे बोल रहा है कि कोर्स ऑफ स्टडी और रिसर्च अपन नहीं चेंज करना, एक बार स्कॉलरशिप जिस कोर्स ऑफ स्टडी के लिए इश्यू हुई वही स्टडी प्रोग्राम पे अपन रहना, बार बार चेंज नहीं कर सकते, एक ही बार पहले ही मुसम्मम इरादा कर लेके जाना अपन। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ऑब्टेन द वीज़ा, वीज़ा की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम खुद मेहनत करना बोल दे रहे। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये जो है तीन पेजों का डॉक्यूमेंट है भाई, ये पढ़ लिए तो जो है अपने को मालूम हो जाता। और यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रहा। तो बेसिकली अपन ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है या एससी की स्कॉलरशिप है या एसटी की स्कॉलरशिप है, मतलब कैस्ट बेसिस पे है, बीसी की स्कॉलरशिप है तो कैस्ट सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। और वो 5 लाख की जो एनुअल इनकम का रिक्वायरमेंट थी उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है, आधार कार्ड लगाना ज़रूरी है, ई पास आईडी नंबर, मतलब अपन जब फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते तो ई पास आईडी नंबर जनरेट होता, तो वो बेसिकली हमारे को देने का रहता। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है अपने को ऑनलाइन तो अपलोड करना चाहिए, उसके बाद जो है माइनॉरिटी ऑफिस को जाके हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट लेके जो है जाके अपन को दाखिल करने का है। और थोड़े डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर नहीं बोला उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, जैसे कि थोड़े एफिडेविट्स रहते, मैं आपको बोलता हूँ, मतलब वीडियो एंड तक देखो, अपन भी बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे, ठीक है, रात में बना रहे। आपने को एक कॉल आया था इंडिया से तो अपन भी जो है रात में बैठ के बना रहे यहाँ के, तो थोड़ा मेहनत के लिए जो है लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है। और यहाँ पर रेसिडेंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का रहता, पासपोर्ट कॉपी और जो है मार्कशीट फ्रॉम एसएससी इंटर ग्रेजुएट पीजी लेवल, मतलब अब तक जो भी पढ़ाई करे वो पूरा सबमिट करने का रहता। अब तुम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे समझो तो एसएससी इंटरमीडिएट और बैचलर्स के सर्टिफिकेट लगाने का रहता, मार्कशीट भी लगाना रहता, और जो है कंसोलिडेटेड मार्क्स में वो भी लगाने का रहता और डिग्री भी लगाने का रहता। यहाँ पर सिर्फ मार्कशीट बोला तो उसका भी जो है टेक केयर कर लो। कई को बोले तो अपने पेरेंट्स को बार बार जो है नको भेजो माइनॉरिटी ऑफिस को, पूरे डॉक्यूमेंट एक साथ उनको लेके जाके दो बोलो। और ये जो है ज़ेरॉक्स कॉपीज रहते और ओरिजिनल्स भी लेके जाओ बोलो दिखाने के लिए। और जो है जीआरई है और टोफेल है
और उसके बाद एडमिशन ऑफर लेटर है अपने फॉरेन यूनिवर्सिटी जो भी मैं कंट्रीज़ बोला वहाँ पर। अब जैसा यूएस में है समझो, तो ना बोल रहे कि लेटर ऑफ एडमिशन भी देना, मतलब एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर भी देना और I-20 डॉक्यूमेंट भी देना। और उसके बाद कॉपी ऑफ द लेटेस्ट टैक्स असेसमेंट, मतलब ये किसका सबमिट करने का रहता बोल तो अपने फैमिली में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सब का टैक्स असेसमेंट देने का रहता। अब फॉर एग्जांपल अपन जो है बैचलर्स के बाद जॉब पे लग गए समझो, तो अपना भी टैक्स असेसमेंट देने का रहता और अपने वालिद साहब का भी देने का रहता, क्योंकि उन्ना वर्क कर रहे हैं। और बाकी के सब छोटे भाई हैं समझो, उन्ना स्कूलों में है तो उन्ना का नहीं देने का रहता, क्योंकि यहाँ पर अपन फैमिली इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। वो 5 लाख के अंडर रहे तो एलिजिबल रहते। ओके, और उसके बाद जो है अपने बैंक पासबुक का कॉपी देने का रहता, मतलब कि अब देखो तुम बोल रहे कि ये अकाउंट में पैसे आना स्कॉलरशिप के बोले तो उसका जो है पासबुक दो बोल के बोल रहे, और जो है अपने को फ़ोटो भी दो बोल रहे। और ये जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रहती है, अपन मतलब इंडियन पासपोर्ट साइज़ की बात कर रहे हैं, तो उसका जो है सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने का भी रहता और थोड़ी फ़ोटोज़ जाके अपने माइनॉरिटी ऑफिस में देने का भी रहता। अब वो सिलेक्शन कमेटी बैठ के अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और जो भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, पहले वो लोग को जो है फ़िल्टर डाउन करके उसके बाद चेक करते हैं कि किसके क्वालिफ़िकेशंस बेटर हैं। मतलब कि देखो JRE TOEFL एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और थोड़ा अच्छे से भी देना कंपलसरी है सिलेक्शन होना बोले तो, ठीक है। 20 लाख का सवाल है भाई, तो यहाँ पर भी देखो तुम्हारे को इंस्टॉलमेंट्स बोल रहा, मेरे हिसाब से जो है 5-5 लाख के इंस्टॉलमेंट्स में देते। तो यहाँ पर है ना बोल रहे कि अगर तुम जैसा ही लैंडिंग परमिट और I-94 डॉक्यूमेंट, I-94 डॉक्यूमेंट बोल तो ये लोग मतलब पहले यूएस के हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाए, वही गवर्नमेंट ऑर्डर अब तक जा रहा। मतलब लैंडिंग परमिट और I-94 ये कब मिलता बोल तो अपन फॉरेन कंट्री में लैंड करने के बाद मिलता। तो ये लोग बोल रहे कि जैसे ही लैंड करते 5 लाख रुपए देते, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स अपलोड करने के बाद जो है फिर 5 लाख देते, उसके बाद फिर बाद में जो है 10 लाख रुपए देते बोल के यहाँ पर बोल रहा, ठीक है। तो और यहाँ पे और एक चीज़ भी बोल रहा कि एक बार तुम स्कॉलरशिप लिए उसके बाद भी तुम टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट जैसे जॉब्स भी कर सकते बोल के बोल रहा, ठीक है। तो ये बेसिकल रिक्वायरमेंट्स है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो पहले जो है रजिस्ट्रेशन पे चले आएंगे। तो ये जो रेड बटन देख रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन का है, इस पर क्लिक कर लो। पहले क्लिक कर लिए तो अपन आगे ई पास की वेबसाइट पे, और यहाँ पे ई पास ID नंबर इफ़ अप्लीकेबल बोल के बोल रहा। तो अपने पास अगर नहीं है तो एंटर नहीं करने का है, अगर है तो एंटर कर दो। और यहाँ पर SSC पास टाइप बोल रहा, तो SSC रेगुलर है या फिर जो है एक बार टपक के सप्लीमेंट्री में निकले, या फिर अपन CBSE के है, ICSE के है, ये सब क्वेश्चन आप पूछ रहा। तो रेगुलर के है तो अपन SSC रेगुलर ही रहेगा। और पास ईयर जो भी आपका पास ईयर है वो सिलेक्ट कर लो इसमें। जेंडर जो भी है, भाई है तो मेल, बहन है तो फीमेल, जो भी है आप सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पर जो है हॉल टिकट नंबर पूछ रहा अपना SSC का, तो रैंडमली अपन जो है एंटर कर देंगे इसमें। ओके, SC स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर। तो इसमें क्या बोल रहा बोले तो अब ये जो मैं हॉल टिकट नंबर मारा, ये कोई शेड्यूल कैस्ट वाले का नंबर है। तो बेसिकली अपन देख सक रहे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सिस्टम है। हॉल टिकट नंबर से उनको मालूम हो जा रहा है कि ये बंदे का कैस्ट क्या था। तो मैं तो मतलब रैंडमली ये नंबर उठाया था। देखेंगे अपन 56 अगर लिए तो क्या लेता कि एक्सेप्ट करता है या नहीं। देखो BCB स्टूडेंट को भी ये एलिजिबल नहीं है बोल रहा। तो मतलब यहाँ पर बहुत ख़तरनाक मतलब डेटाबेस है इनका का। मैं रैंडमली एंटर कर रहा हूँ नंबर्स।
तो आप लोग जब भी हैं अपना करेक्ट नंबर एंटर करो तो करेक्टली पकड़ेंगे यहाँ पर। ओके, ओके। तो चलो ये पकड़ लिया भाई, ये किसी का नंबर पकड़ लिया। ओके, ये अपना नंबर नहीं होता, मगर जो भी है तो तुम लोग क्या करना बोले तो यहाँ पर इफ़ अप्लीकेबल बोले तो ये एंटर करना, ठीक है। नहीं है तो ये ब्लैंक रख देना, रख दे के अपना हॉल टिकट नंबर यहाँ पर एक बार एंटर करे तो ये ऑटोमेटिक ले रहा। तो आपको दिख रहा ना यहाँ पे आगे सो। ओके, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करके अपना जो है रेगुलर बोल के सेलेक्ट कर लेना, या फिर जो भी आप कैटेगरी में है वो सेलेक्ट कर लेके अपना हॉल टिकट नंबर मार दिए तो जेंडर भी सेलेक्ट कर ले रहा भाई। कोई मतलब साधना मेरी का जो है ये फॉर्म खुलिया समझो, उनके वालिद साहब का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ सब मालूम है यार आपने को। ठीक है, जो भी है ऐसी इंफॉर्मेशन अपन निकाले, मगर तुम लोग जो है अपने अपने डिटेल्स मारो। ओके, तो अपने डिटेल्स बताता, आपका नाम बताता, तो यहाँ पर जो है आपके अम्मी का नाम ऐड कर दो, जैसे कि पुतली बाई गांधी बोल के ऐड कर दो, अम्मी का नाम ऐड करो। करने के बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा, तो अपन इंटर कर देना। चलो हैदराबाद बोल के एग्जाम्पल ले लेंगे, हैदराबाद बोल के एंटर कर दो। और नेटिव प्लेस बोले तो भी अपन मतलब कहाँ पर पैदा हुए, बेसिकली कहाँ पर पले बड़े बोल के पूछ रहा है। यहाँ पर पैदा हुए सो पूछ रहा है, यहाँ पे पले बड़े सो पूछ रहा, हैदराबाद एंटर कर दो। और फादर प्लेस ऑफ बर्थ बोल के पूछ रहा, तो ये भी हैदराबाद लिख देंगे। जो भी आपके अब्बू का जो है प्लेस ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दो इसमें। और नेटिव जो भी है, चलो ठीक है, हनुमाकोंडा बोल के सेलेक्ट कर लेंगे। और रेशन कार्ड नंबर, तो रेशन कार्ड नंबर जो भी है वो एंटर करो यहाँ पे। अगर नहीं है समझो, मतलब पहले टाइप सेलेक्ट करो और उसके बाद नंबर एंटर करो। अगर नहीं है तो मत एंटर करो, ठीक है। और यहाँ पर आधार नंबर भी पूछ रहा, अब ये भी जो है अपन एंटर कर देंगे रैंडमली। अच्छा 12 डिजिट रहना, ये याद नहीं रह रहा भाई कितने डिजिट रहना की। ओके, अपन एंटर कर दिए 12 डिजिट। ये यहाँ पर हमारे को इश्यू नहीं दिया, नॉट वैलिड बोल रहा भाई। क्या डिटेल्स एंटर करना की, इतना खतरनाक सिस्टम है भाई। डेमो एप्लीकेशन कैसा बनाना है इतना खतरनाक सिस्टम रहे तो। अरे ठीक है, मैं थोड़ा किसी का नंबर मालूम करके यहाँ पर एंटर करके बताता हूँ। ओके, गूगल में सैम्पल बोल के मारते कि एक नंबर बताया भाई, तो ये नंबर, अच्छा ये भी इनवैलिड है बोल रहा। अब क्या है कि भाई अपन जो भी ये वीडियो देख रहे अपना अपना जो है आधार कार्ड नंबर मारो करेक्ट से, तो वो पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा बोल तो स्टूडेंट डिसेबल्ड है क्या, तो यूजुअल केस में डिसेबल्ड नो रहता, तो नो सेलेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। फादर हैज़ आधार नंबर यस और नो बोल के पूछ रहा, ठीक है। तो यस बोलो, बोलने के बाद अपने फादर का जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मारो और यहाँ पर भी मारो। तो अब मैं आगे बढ़ने के लिए नो बोल के क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपने को आधार कार्ड का स्कैन भी पूछ रहा। तो यस बोलने के बाद अपने वालिद साहब का जो है आधार कार्ड नंबर अटैच, मतलब एंटर करके यहाँ पर जो है आधार कार्ड अटैच करने का है, ठीक है। तो वो नोटिस कर लो। अच्छा नो बोले तो और क्वेश्चन आप पूछ रहा, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एंटर कर लो जिस जिसका भी है। ओके, और यहाँ पर चूज फाइल बोले तो उतना भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तो नहीं करे होंगे ना, तो अपन सैम्पल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। कहाँ है यार वो, यहीं कहाँ की थे डॉक्यूमेंट्स, चलो यहाँ पे है। ओके, डेमो डॉक्यूमेंट्स, चलो ये
कौन सा कि एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, तो ये अपने वालिद साहब का आधार कार्ड नंबर समझ लो। तो और रैंडमली कुछ नंबर ऐड कर दो। अयो हाँ, ये सैंपल निकाला था मैं, ठीक है, मगर ये भी सही नहीं है। 0234 ये नंबर ऐड कर देंगे अपन इसमें, ओके। मगर आप लोग जो है अपने अपने वालिद साहब का ऐड करो यहाँ पे, और मदर हैज़ आधार कार्ड यस सर नो बोल तो यस बोल के बोल दे के यहाँ पर ऐड कर दो। ऐड कर दे के ओनली जेपीजी बोल रहा, ओके। तो मतलब पीडीएफ के डॉक्यूमेंट इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ओके ओके। दे के नॉट बी सेम, सही पकड़ा भाई। देखिए कितना किराक सिस्टम हो गया यहाँ का, ओके। तो चलिए ये फोटो लगा देंगे इसमें, ओके। बोलो क्या बोल रहा फिर अब, अच्छा ये फिर से एंटर करो बोल रहा, तो यहाँ पर अपन 5 बोल के दे देंगे, फिर के ये वाला दूसरी फ़ोटो दे देंगे, ठीक है। दे देने के बाद यहाँ पे कैस्ट बोल के पूछ रहा, तो अब ये कैस्ट में जो है ये माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो मे बी ओसी ओपन कैटेगरी सबमिट कर देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर उसमें सब कैस्ट नहीं रहता तो ओसी बोल के सेलेक्ट कर लेना। प्रोफेशन ऑफ पेरेंट्स और स्पाउस बोल के पूछ रहा, तो पेरेंट्स के बारे में है समझो। तो इधर चलो प्राइवेट एम्प्लॉय बोल के सिलेक्ट कर लेंगे। फैमिली एनुअल इनकम बोल रहा, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी 5 लाख से कम रहना बोल के। अगर मैं 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एंटर करा तो जो है यू आर नॉट एलिजिबल बोल के फॉर्म बताएंगा, तो इसीलिए जो है मैं 4 लाख बोल के एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो भी नंबर आप यहाँ पे दे रहे उड़े उड़े नहीं दे सकते, अपने पास इनकम सर्टिफिकेट पे जितना नंबर लिख के है उतना ही नंबर देने का रहता, ठीक है। तो वो टेक केयर करो अपन। और इसके बाद यहाँ पर अपना जो भी स्कूल था सिक्स्थ ये है, तो 4th से लेके 10th तक का जो भी स्कूल था वो नेम ऑफ द स्कूल एंटर करने का है, ठीक है। बहुत बड़ा फॉर्म है भाई, फिल करने का तो रहता, ठीक है। और ये खुद से कर लो, बाहर मतलब किसी से कराने की ज़रूरत नहीं है। अपना वीडियो देखो और जो है ये फॉर्म खुद ही से फिल कर लो, और ख़ुद ही से जो है कलेक्टर ऑफिस जाके माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके बात करके खुद ही से कामा कर लो, दूसरों से नक्को कराओ, खाली पैसे वेस्ट, ओके। तो यहाँ पर अपन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का था, सेलेक्ट कर लिए। मंडल पूछ रहा, अब ठीक है जो भी है खैरताबाद बोल के दे दो, ओके। यहाँ पे ईयर ऑफ पास बोल रहा भाई अब, अच्छा यहाँ पे ऊपर अपन 2007 बोल के दिए थे, ठीक है। उसके हिसाब से अगर गए तो 2006, 2005, 2004, ठीक है। ये मैं बहुत पुरानी बात बोल दे रहा हूँ, आप जब भी पास करें जबकि जो है डिटेल्स एंटर कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स पूछ रहा, नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ओके। इसके बाद अपन को ये है यहाँ पर एसएससी का बोर्ड पूछ रहा, तो ये बेसिकली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना रहेगा अगर अपन जो है एसएससी करे तो। और उसके बाद इंटरमीडिएट का बोर्ड पूछ रहा, तो उसका रहेगा तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। अगर आप जो है आईपीई स्टेट बोर्ड से करें तो ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेजुएशन का पूछ रहा, अगर आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी से करें बैचलर्स, अज्यूम कर लो, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी बोर्ड रहता। तो जो जो भी आपके बोर्ड्स हैं ना उसके हिसाब से आप लिख लो। अगर आप एसएससी करें तो ये रहेगा, अगर आईपीई करें तो ये रहेगा इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन, नहीं तो आपका जो भी बोर्ड है वो आप एंटर करो यहाँ पर।
उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम और कोर्स बोल के बोल रहा, तो ये क्या लिखते भाई, सेकेंडरी एजुकेशन बोल के लिखो। ओके, नहीं तो तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ बोलना पड़ेगा। और ये जो है एमपीसी करके है तो एमपीसी लिख दो। और यहाँ पे ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल अपन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करें, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बोल तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग रहता, वही अपना जेएनटीयू रहे तो बीटेक बोल के रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो भाई, अपन जब भी पास हुए तो 2009 रहेगा, ये 4 साल के बाद 2013 रहेगा। और मार्क्स ऑब्टेन, मतलब यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन बोल रहा और यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोल रहा, तो ये अपन सिलेक्ट कर लो। टोटल मार्क्स जो है 600 में से रहते थे पहले, और यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है पहले 1000 में से रहते थे। अपना जो भी मार्क्स है वो पहले सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 में से रहता जीपीए, तो वहाँ पर इसमें 9.24 जितने भी आए अपने को सेलेक्ट कर लो। ये ग्रेड ए है बोल के सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर अपने को कुछ गैप है क्या, नहीं है। सेलेक्ट रीज़न फॉर गैप, तो मतलब इतना पूछ रहे 2013 से लेके अभी ये साल 2024 चल रहा है, इसका गैप क्या है बोल के पूछ रहे। ठीक है, तो ये अपन जॉब बोल के सिलेक्ट कर लेना। ओके, अच्छा, कोचिंग बोल के सिलेक्ट कर लो भाई। और यहाँ पर इतना बोल रहा कि स्कैन गैप सर्टिफिकेट इश्यूड बाय तहसीलदार, मतलब एमआरओ ऑफिस से जो है गैप सर्टिफिकेट लेना बोल के बोल रहा। वो लेने के बाद जो है अपन यहाँ पर अटैच कर देना। अब विच फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर 2024 लिया, ये 2022 लिया, और ये जो है 2018 लिया, तो भी ये बता रहा, वो मेरे ख्याल से अपने को फिर पूरा डिटेल्स चेंज करना पड़ते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना पड़ता, उसके लिए एसएससी एग्ज़ाम नंबर, तो ये सब चेंज करने के बाद आपको जो है गैप नहीं बताएंगा। मगर अब अगर बता रहा तो वैसे ही रहने दो, अगर बता रहा तो अपन जाके तहसीलदार से, मतलब एमआरओ ऑफिस से गैप सर्टिफिकेट ले लेना, जो भी रीज़न है, और वो यहाँ पर अटैच कर देना। उसके बाद अपने को बैंक अकाउंट डिटेल्स बोल रहा है, ये तो आपके फेवरेट डिटेल्स रहेंगे। ये अपने ही बैंक का डिटेल्स है जिसमें जो है गवर्नमेंट आपको पैसे डालेंगे, तो उसके हिसाब से अपन जो है बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना। कोई अच्छा सा बैंक सेलेक्ट कर लो जहाँ से आप अपने कंट्री को, मतलब जहाँ पर पढ़ने जा रहे वहाँ पर जो है इंडिया से आप पैसे भेज सके। ठीक है, अब एसबीआई का तो अपने को मालूम है कैसा रहता लंच टाइम पे, तो मतलब देख लो फिर कौन से बैंक से अपने को करना है कि। खैर एसबीआई भी ठीक रहता, तो एसबीआई सेलेक्ट कर लो, हैदराबाद बोल के सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे बैंक ब्रांच पूछ रहा भाई, तो चलो खैरताबाद का सिलेक्ट कर लेंगे। अब नहीं मिल रहा तो अंबरपेट का सिलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं। अपना जो भी बैंक अकाउंट है बस वो एंटर करो। और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा, रैंडमली कुछ भी एंटर नको करो, अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करो। फिर यहाँ पे पासपोर्ट के डिटेल्स बोल रहा, तो जैसा अपन सोचे थे कि पासपोर्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पूछ रहा, तो वो पासपोर्ट नंबर अपना एंटर कर दो यहाँ पे। ओके, तो पहले एक अल्फ़ाबेट रहता, ओके, उसके बाद इतने नंबर्स रहेंगे वो ऐड कर दो। और डेट ऑफ इश्यू भी पूछ रहा, तो अपने को जो है 2020 में मिला बोल के बोलो, तो 15/12/2020 में मिला बोल के बोलो। ठीक है, तो उसका एक्सपायरी क्या रहेगा, 14-12-2030, 10 साल का रहता ना भाई, तो उसके हिसाब से मैं डेट ऑफ एक्सपायरी एंटर कर रहा हूँ। अपने डिटेल्स एंटर करो। प्लेस ऑफ इश्यू तो बेसिकली हैदराबाद बोल के सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जीआरई और जीमैट स्कोर जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, कंपलसरी नहीं है बोल के नको समझो।
आपको कंपलसरी है, इसके डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑफिस पे देना पड़ता, तो प्लीज़ जो है थोड़ा मेहनत करके जीआरई और आईएल्ट्स के एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर जीआरई बोल के सिलेक्ट करो। जीआरई किसके लिए रहता बोल तो मैथ्स और इंग्लिश का एग्ज़ाम रहता। ये अपन इंजीनियरिंग करने बाहर जा रहे तो जीआरई रहता, वही एमबीए करने बाहर जा रहे तो जीमैट रहता। तो इतना तो मालूम ही होगा सबको। तो यहाँ पर टोटल स्कोर 340 में से रहता 319 बोल के सिलेक्ट करा मैं। जो भी आपका स्कोर है बस वो एंटर करने का है। डेट ऑफ द टेस्ट भी पूछ रहा, तो 12/12/2023। तो बेसिकली जीआरई एग्ज़ाम की वैलिडिटी जो है 5 साल रहती। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये स्कॉलरशिप के लिए 2026 में अप्लाई करना चाह रहे हैं या 2025 में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में हैं अभी, तो भी आप जीआरई एग्ज़ाम थर्ड ईयर में दे सकते हैं अगर आप फ्री है तो। क्योंकि फोर्थ ईयर में जो है अपने को सीनियर प्रोजेक्ट करने का रहता और जॉब देखने का रहता। तो अगर अब भी फ्री है तो जीआरई एग्ज़ाम पहले दे दो, क्योंकि 5 साल की वैलिडिटी रहती। यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहा भाई, वर्बल, क्वांटिटेटिव, क्वांट, एनालिटिकल मतलब मैथ्स में, और ये वर्बल 153। तो उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब आईएल्ट्स दिए, टोफेल दिए या पीटीई दिए, तो पीटीई भी एक्सेप्ट कर रहा है इन्हें। अपन जो है आईएल्ट्स दिए तो बेहतर है, मेरा फेवरेट एग्ज़ाम है आईएल्ट्स अमॉन्ग दीज 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आईएल्ट्स एग्ज़ाम के का स्कोर जो है आउट ऑफ 9 रहता। तो आईएल्ट्स में स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग रहता। तो हर एक कैटेगरी में आउट ऑफ 9 आपका स्कोर आता, उसको एवरेज करें तो आपका ओवरऑल स्कोर आता। ये सब डिटेल्स जो है अपने आईएल्ट्स के एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड पर रहता। यहाँ पर ओवरऑल स्कोर पूछ रहा तो वो एंटर कर देने का है। एंटर कर देने के बाद यहाँ पर वीज़ा डिटेल्स जो है मैंडेटरी नहीं है। तो अगर वीज़ा अभी आपको इश्यू नहीं हुआ, अभी आप वीज़ा करने वाले हैं, ओके, मगर एडमिशन मिल गया तो भी आप जो है ये फिल कर सकते, ठीक है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 कामा जो है साथ साथ होना। वीज़ा कैसा भी अगर आप स्कॉलरशिप ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर रहे तो भी जो है वीज़ा आप कुछ लेना पड़ता, ठीक है। और कभी कभी जो है ये स्कॉलरशिप के बेसिस पे आप वीज़ा के लिए मैं वेट कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स का बोले तो ऐसा नहीं चलता। अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में अटैच कर दे के वीज़ा इंटरव्यू अटेंड हुए तो मिल जाता। तो इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर वेट भी कर सकते, मर्जी है। और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन विच एडमिशन इज़ ऑप्टेंड वेदर गोइंग एज रिसर्च स्कॉलर, मतलब आप रिसर्च करने जा रहे या फिर सिर्फ मास्टर्स के लिए जा रहे। सिर्फ मास्टर्स के लिए जा रहे तो नो बोल के सिलेक्ट कर लो। नेम ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड एड्रेस, तो मैं रैंडमली मतलब टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी किंग्सविल बोल के ऑप्शन ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो किंग्सविल टेक्सास USA, ओके। और एड्रेस भी ऐड कर दो यहाँ पर, जो भी यूनिवर्सिटी का स्ट्रीट एड्रेस है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टेट नेम एंड एरिया एड्रेस। तो स्टेट नेम मतलब मेरे ख्याल से टेक्सास, यहाँ पर टेक्सास और USA यहाँ पर एंटर करने का है। तो यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम और स्ट्रीट का नाम और सिटी का नाम, ये 3 चीज़ें ऐड कर दो। उसके बाद कंट्री ऑफ ओवरसीज स्टडी बोले तो US का है तो US बोल के सेलेक्ट करो। नेम ऑफ द कोर्स मतलब मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा एनालिटिक्स बोल के अगर कोर्स है तो वो कोर्स ऐसा लिख दो। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स तो सोचो कि फरवरी में है, समझो 12-February 2025 बोल के एंटर कर दो। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मंथ्स में बोल रहा तो 2 years का 24 कर दो।
आर यू अप्लाइंग फॉर ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, लॉ एंड आर्ट्स? नो, दिस इज इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करो। और यहाँ पर बोल रहा एडमिशन लेटर नंबर और I-20 नंबर। तो I-20 पे अपना सिविस नंबर बोल के रहता, अगर आप यूएस को पढ़ने आ रहे तो वो नंबर यहाँ पर एंटर करने का रहता। वो मेरे ख्याल से ऐसे कुछ रहता नंबर, पहले अल्फ़ाबेट से शुरू होता। इफ़ यू हैव I-20 मेंशन इंस्टीट्यूशन कोड, तो वहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन कोड भी लिख के रहता I-20 पे, तो वो यहाँ पर एंटर करने का है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जा रहे हैं, वहाँ पर I-20 नहीं रहता, तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंडेटरी का स्टार मार्क नहीं है, अगर आप देख सक रहे तो। और अप्रूवल डेट भी वो I-20 पे रहता, मगर यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, तो अपन इग्नोर कर सकते। टोटल ट्यूशन फ़ी इन INR, मतलब देखो अगर यूएस आप पढ़ने के लिए आ रहे तो मेरे हिसाब से 13,000 इंटू 4 USD टू INR, 13,000 52,000 टू INR, ओके 50 लाख तक होते। तो अपन यहाँ पर टोटल ट्यूशन फ़ी बोल के बोल रहा, तो 50 लाख बोल के एंटर कर देना, ठीक है। टोटल लिविंग एक्सपेंसेस, अगर वही 4 सेमेस्टर मतलब 24 महीने की लिविंग एक्सपेंस अगर हम कंसिडर कर रहे तो कितने रहेंगी बोले तो ओके, इतनी रहेंगी, ओके। ये गलत भी हो सकता, मगर बस आइडिया के लिए आप ले लो, क्योंकि हर जगह का अलग रहता, हर सिटी का अलग रहता। यूनिवर्सिटी अगर ट्रांसपोर्टेशन दे रही और आपकी जॉब जो है ट्रांसपोर्टेशन के करीब है तो आपका अलग रहता। आप न्यूयॉर्क में रह रहे तो आपका लिविंग एक्सपेंस अलग रहता। आप टेक्सास में किंग्सविल में रह रहे तो अलग रहता, ठीक है। तो उसके हिसाब से मतलब आप अपने सीनियर्स को पूछ लेने का रहता। मैं जो है बहुत अप्रॉक्सीमेट फिगर्स यहाँ पर डाल रहा हूँ। टोटल बेसिकली 85 लैक्स। कैंडिडेट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो अपना एड्रेस जो है ऐड कर लो यहाँ पर, मतलब लकड़ी का पहले मतलब हाउस नंबर एंटर कर दो 55555 और यहाँ पर बोल दो लकड़ी का पुल हैदराबाद पर हैरों बोल के बोलो। डिस्ट्रिक्ट वेयर स्टूडेंट हैज स्टडीड ग्रेजुएशन, तो हैदराबाद में पढ़े तो हैदराबाद सेलेक्ट कर लो। इफ़ एनी स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड बीइंग सैंक्शन बाय अब्रॉड यूनिवर्सिटी, तो कभी कभी क्या है अपने को स्कॉलरशिप वहाँ पे जाने के बाद मिलती, कभी कभी अपने को टीचिंग असिस्टेंट जॉब वहाँ पे जाने के बाद मिलती यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर आपके पास अगर स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड नहीं है तो पहले ही यहाँ पर नो बोल के बोल दो। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, ओके। तो ये बेसिकली आपके फादर और मदर के डिटेल्स पूछ रहा। और यहाँ पर आपका कैंडिडेट एड्रेस तो आप लिख लिए, आप हैदराबाद में है बोल के बोल दिए। तो पेरेंट्स भी अगर हैदराबाद में है तो वही डिटेल सेलेक्ट कर लो, या फिर अगर गांव में रह रहे तो वहाँ की डिटेल्स अपन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, कहाँ पर लकड़ी का पुल कहाँ पे आता, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लो। डोर नंबर पूछ रहा, वो डोर नंबर एंटर कर दो, मतलब हाउस नंबर। और ये पिन कोड नंबर रहता वो एंटर कर दो। अप्लीकेंट मोबाइल नंबर पूछ रहा 10 डिजिट का, तो ये यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे दो और यहाँ पर अपने वालिद साहब का नंबर दे दो। और अगर आप फरवरी में जा रहे, ओके, अभी 2 महीने है तो आपको कांटेक्ट तो नहीं करेंगे वो लोग, तो अपने फादर का नंबर भी आप दे सकते, देख लो फिर, या फिर अपने भाई का नंबर दे दे के चले आओ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस देने का रहता, तो ईमेल एड्रेस वगैरह सब सही से देना, नहीं तो फिर कांटेक्ट में मुश्किल होती। @gmail.com। और यहाँ पर क्या बोल रहा बोलते, क्लासमेट्स और रिलेटिव्स मोबाइल नंबर पूछ रहा, रिलेटिव्स ईमेल आईडी पूछ रहा, रिलेटिव्स मोबाइल नंबर 2 पूछ रहा और रिलेटिव्स ईमेल आईडी नंबर 2। तो देखो भाई, जो भी रिलेटिव्स आपसे नहीं चलते उन्ना का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर इन्हें मैंडेटरी बोल के नहीं बोल रहा, नहीं देना है तो नको दो।
फिर बाद में जो है वहाँ पर ऑफिस में अगर आपको पूछे तो वहाँ पर आप बोल सकते। तो देख के करो फिर, ठीक है। और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के डिटेल्स पूछ रहा, और यहाँ पर भी क्या है, मी सेवा नंबर यहाँ पर एंटर करके गेट डिटेल्स मारने का है। तो वो इनकम सर्टिफिकेट जिनकी भी है वो नाम और यहाँ पर टोटल इनकम बता देता। तो अब मेरे पास तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर एंटर करके आपको नहीं दिखा सक रहा हूँ, मगर आप यहाँ पे देख सकते एक ही फील्ड है, मी सेवा से सर्टिफिकेट लेना है, इनकम सर्टिफिकेट। मतलब रैंडमली अपने मैनेजर से आप लेके, मतलब आपके फादर मैनेजर से लेके वो इनकम सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपके फादर जो है प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो भी आपको मी सेवा से इनकम सर्टिफिकेट लेके यहाँ पर मी सेवा नंबर एंटर करके गेट डिटेल्स बोल के बटन दबाने का रहता। उसके बाद सारे डिटेल्स अपने आप पॉपुलेट हो जाते। उसके बाद कैस्ट सर्टिफिकेट। अब हम लोग ये जो अप्लाई कर रहे हैं ये ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी है, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो जो भी डिटेल्स है आपकी कैस्ट सर्टिफिकेट का मी सेवा नंबर जो भी है यहाँ पर एंटर करो, गेट डिटेल्स मारो, सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाते। और यहाँ पर थोड़े डॉक्यूमेंट स्कैन करो बोल रहा। पहले स्कैन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करता हूँ। उसके बाद जो है फिर ऑफिस को जाने के बाद भी एडिशनल एफिडेविट्स वगैरह आपको देने का रहता, ठीक है। वो एफिडेविट्स के बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, मतलब एफिडेविट दिखा के उसमें क्या क्या डिटेल्स रहना वो भी आपको बोलना पड़ता। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही, तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूँ मैं, वो बाद में देने का रहता। अभी December 31 से पहले ये अपना एप्लीकेशन सबमिट हो जाना ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा पासपोर्ट फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट, मतलब इंडियन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना। और मैं तो बोलता हूँ कि रीसेंट फोटोग्राफ रहना इन द पास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि ये हमेशा रिक्वायरमेंट ऐसी रहती कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देने का रहता। अपने 5th क्लास की फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड नको करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट वेयर कैंडिडेट हैज स्टडीड लास्ट। तो अपने को तो मालूम होगा, मतलब हम ना इससे पहले राब्ता नहीं करे, मगर अपने को तो मालूम ही होगा जो भी इंस्टीट्यूट से हम ग्रेजुएट करते वहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट भी अप्लाई करने का रहता। मेरे कुछ दोस्त थे जो डिग्री सर्टिफिकेट सालों सालों तक अप्लाई नहीं करे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा काम था। मगर अपन ऐसा नहीं करना, डिग्री सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर लेना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब स्टडी सर्टिफिकेट भी ले लेना, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी ले लेना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश सर्टिफिकेट भी ले लेना, और ट्रांसक्रिप्ट्स भी ले लेना। थोड़े ट्रांसक्रिप्ट्स जो है खुले लेना और थोड़े ट्रांसक्रिप्ट्स एनवलप में लेना। तो एनवलप में लेने का क्या मतलब है बोले तो यूनिवर्सिटी वाले एनवलप में डाल के उसको सील करके, सील पे अपना स्टैंप मार के देते साइन करके। तो वो सील्ड एनवलप्स कभी भी ओपन नहीं करना। कुछ यूनिवर्सिटीज अगर आपको बोले कि सील्ड ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए तो आप भेज सके जैसा रहना, फिर बार बार मतलब अपने पेरेंट्स को भेजना पड़ता यूनिवर्सिटी में। पहले जो वो चालान के काम बहुत जो है धंधे रहते, तो पहले अपन ग्रेजुएट करे जब इस पूरे काम कर लेना पहले से। उसके बाद रेशन कार्ड अपलोड करने का है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। एसएससी सर्टिफिकेट तो अपलोड करना है, आधार कार्ड भी अपलोड करना है, आधार लेटर भी आप अपलोड कर सकते हैं, मगर आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करो। और जब भी स्कैन कर रहे हैं भाई वो जो है कलर स्कैनिश रहना, ठीक है। तो उसका मतलब मेन डॉक्यूमेंट का जो है ब्लैक एंड वाइट में ज़ेरॉक्स लेके वो ज़ेरॉक्स का स्कैन ब्लैक एंड वाइट में नहीं करना, कलर स्कैन्स रहना, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी जो है अपने को लेने का रहता है यूनिवर्सिटी से, वो भी रहना इसमें। और जीआरई स्कोर कार्ड भी रहना। ये देखो मैंडेटरी फील्ड है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। टोफेल स्कोर कार्ड देने का रहता है, या आईएल्स जो भी आप दिए, ये IETS मतलब आईएल्स का है ये बेसिकली। और यहाँ पर बैंक पासबुक जहाँ पर IFSC कोड बैंक अकाउंट नंबर वाला जो पेज है उसको जो है अपन स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करने का रहता है। ये एडमिशन लेटर, तो मतलब जो एक्सेप्टेंस लेटर रहता ना अपनी यूनिवर्सिटी का, वो अपलोड करने का रहता इफ़ यू आर फ्रॉम गोइंग टू एनी अदर कंट्री देन US।
तो अगर यूएस गए तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी रहेगा और I-20 भी रहेगा ना, तो वो दो डॉक्यूमेंट्स को जो है मर्ज कर दो, पीडीएफ्स को मर्ज कर दे के, सॉरी यहाँ पर पीडीएफ नहीं बोला, ठीक है, जेपीजी बोला, तो मर्ज तो नहीं कर सकते। तो अगर I-20 है तो I-20 अपलोड कर दो, एडमिशन लेटर है तो एडमिशन लेटर अपलोड कर दो जेपीजी फॉर्मेट में। और देखो यहाँ पर फाइल साइज भी कम है, तो आपको कंप्रेस करने का भी रहेगा कभी कभी, तो ज़रा देख के कंप्रेस करे जब जो है क्वालिटी मार खाती, मगर इतनी भी मार नहीं खाना कि पड़े जैसा नहीं रहे, जैसा नहीं रहना। ओके, तो जो है पड़े जैसा रहना। और एडमिशन लेटर अपलोड कर देना, यहाँ पर पासपोर्ट कॉपी अपलोड करना। तो अब जो है पासपोर्ट कॉपी का क्या करो बोले तो जो फर्स्ट और लास्ट पेज रहता उन्ना को एक ही पेज पे आए जैसा स्कैन करके जो है पासपोर्ट कॉपी, मतलब दोनों को स्कैन कर लेके उसके बाद जो है अपन फोटोशॉप में या फिर किसी में जाके वो दो पेजों को एक पेज में लेके आओ, या फिर अपन गूगल डॉक्स भी यूज़ कर सकते। तो वो मतलब पासपोर्ट कॉपी, इन्फॉर्मेशन पेज जो अपनी इन्फॉर्मेशन रहती और अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन का जो पेज रहता, वो दो पेज भी जो है एज वन फोटो जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड कर दो। ठीक है, ये जो है रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है, ये भी मी सेवा से मिलती। और ये मार्कशीट पूछ रहा ऑफ द लास्ट क्वालिफाइड कोर्स, मतलब अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे तो बैचलर की मार्कशीट, क्योंकि यहाँ पर एक ही जेपीजी अपलोड कर सकते, तो आप क्या करना बोले तो कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो अपलोड करना। और अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे तो यहाँ पर मास्टर्स की कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो यहाँ पर अटैच करके, और ये जो कोड यहाँ पर बता रहा कैपिटल के वी कैपिटल FIC3, वो यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर सबमिट बटन दबा देना। ठीक है, तो ये सबमिट बटन दबा दिए तो आपको जो है एक रेफरेंस नंबर आएगा, या फिर जो है आपको ये वाला नंबर आएगा, ई पास ID नंबर आएगा। तो वो नंबर जो है आप सेव कर लेके रखना, क्योंकि आपको बोलने का रहता है कि अच्छा ये मैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिट करा बोल के। तो जैसा ही आप सबमिट करते उसके बाद भी आपको ये फॉर्म जो भी आप सबमिट करें, जो भी डिटेल्स के साथ, वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते। तो वो आप डाउनलोड कर लेके प्रिंट आउट ले लेके रहना, मतलब कलर प्रिंट आउट ले लेके रहना। उसके साथ ही साथ आप क्या करना बोलते हो, बाकी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते रहना, फिजिकल कॉपीज। ठीक है, और उसके ऊपर मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो जो है पर्सनली जाके माइनॉरिटी ऑफिस में, जो कभी कभी कलेक्टर ऑफिस में रहती या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में रहती, तो वहाँ पर माइनॉरिटी ऑफिस में जाके जो भी ये स्कॉलरशिप मैनेजमेंट के लिए असाइन हुए उनके पास जाके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का रहता। तो इसमें एडिशनल एफिडेविट्स क्या रहती बोले तो एक एफिडेविट ये रहती कि अगर ये स्कॉलरशिप नहीं मिली या फिर ये स्कॉलरशिप मिली, तो उसके अलावा मतलब 20 लाख के अलावा जो अमाउंट ऑफ मनी पे करने का है इन फॉर्म ऑफ ट्यूशन, वो आपके फादर जो है उसकी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते बोल के एक एफिडेविट प्रिपेयर करवाना रहता स्टैम्प पेपर पे। वो डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करवा के पब्लिक नोटरी से साइन और स्टैम्प करवा के वो आपको सबमिट करने का रहता, अलॉन्ग विथ ऑल द अदर फिजिकल कॉपीज। उसके अलावा और एक डॉक्यूमेंट एफिडेविट करवाने का रहता कि वो मतलब आपके फादर के नाम से कि मैं सिर्फ मेरा जो है एक ही बेटा या बेटी जो है ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते बोल के, और एक डॉक्यूमेंट देने का रहता। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपका नाम या आपके पेरेंट मदर या फादर का नाम अलग अलग है 2-3 सर्टिफिकेट्स पे, जैसा आपके पासपोर्ट में अलग है और उनके आधार कार्ड पे अलग है, तो आप वन एंड ओनली वन सर्टिफिकेट बोल के एक रहती, मतलब वो भी एक एफिडेविट रहता, उसमें बोलने का रहता कि ये नाम भी मेरे मदर का है, ये नाम भी मेरे मदर का है, इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू सेम फिजिकल पर्सन बोल के एक अलग से एफिडेविट देने का रहता।
वो भी मैं आपको अफिडेविट बताऊंगा। तो वैसा अफिडेविट्स वगैरह और सारे जो है फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, और ये जो भी आप फॉर्म सबमिट करें वो फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेके, और उसमें मल्टीपल कॉपीज़ रहते, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ देने का रहता, कम से कम 3 कॉपीज़ तक देने का रहता। वो भी मैं आपको कंफर्म बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पर्सनली जाके सबमिट करने का रहता। उसके बाद पहले वो लोग ये चेक करते कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें या नहीं। उसके बाद देखते कि आपके क्रेडेंशियल्स सारे अप्लीकेंट्स में कहाँ पर स्टैंड करते। तो अगर आपका GRE IELTS स्कोर अच्छा रहा और आपके जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन बैचलर्स 12th और 10th अच्छे रहे, तो आपको ये स्कॉलरशिप अलॉट होती, और 60,000 फॉर द फ्लाइट फेयर एंड 20 lakhs इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलता। तो उससे क्या होता, आप अपनी सेमेस्टर की फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस पे कर सकते, और बाकी के पैसे जो है आप खुद यहाँ पर US में, UK में, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके जो है कमा के जो है अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। उससे जो है पेरेंट्स पे बर्डन नहीं रहता। तो ये स्कॉलरशिप की डेडलाइन ये साल जो है 31 दिसंबर 2024 है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन की। पहले ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का है, तो ये वीडियो देख के फॉलो करके ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले सबमिट कर दो। उसके बाद बाकी का हम लोग देखेंगे, और कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, ये वीडियो शायद आपको हेल्प करी। थैंक यू। सो टेक केयर, बाय बाय।